हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटमॉक। माय नेम इज़ डॉली छाबड़ा। ये वीडियो पार्ट 9 है, चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी का। नेटमॉक पे आपको यूपीएससी, एसबीआई और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। स्टार्ट करने से पहले सॉरी, मेरी तरफ से बहुत डिले के बाद ये वीडियो आया है, सॉरी फॉर दैट। तो आज का वीडियो है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे, जो हमने इसके पहले 4 मेथड्स पढ़ी थी। अब ये उसके बाद की 5th मेथड है, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हम सब एक दूसरे से अलग होते हैं, हम सेम नहीं होते, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिटरमाइन करना साइकोलॉजिस्ट का हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न रहा है। जैसे हम में से सबका इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होता, कोई किसी का इंटेलिजेंस लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कंपैरेटिवली कम होता है। हम सब के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हमारे एटीट्यूड्स अलग हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से के टूवर्ड्स। तो इस तरीके से हम लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, बहुत सी चीज़ों में डिफरेंट होते हैं। तो यही चीज़ों को डिटरमाइन करना साइकोलॉजी का एक एम होता है, और इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट रिसर्चर्स बनाते हैं। तो अब ये जो टेस्ट होती है, अब आप लोगों ने इंटेलिजेंस टेस्ट इसके बारे में सुना होगा, एटीट्यूड्स की भी टेस्ट होती है। तो ये पर्टिकुलर, जैसे मैंने अगर कहा इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो आपका इंटेलिजेंस लेवल मेजर करेगी। कैसे सब लोगों का इंटेलिजेंस लेवल अलग हो सकता है, ये देखेगी इंटेलिजेंस टेस्ट। वैसे ही हम लोग एटीट्यूड की बात कर सकते हैं कि एटीट्यूड कैसे सबके अलग अलग हो सकते हैं, तो वो मेजर करने के लिए एटीट्यूड टेस्ट रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट होते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं ह्यूमंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी बिहेवियर्स है, उन सब में कैसे डिफरेंसेस आते हैं वो देखने के लिए, राइट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है? ये क्या करते हैं? एसेस करते हैं वेरियस ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, पर्सनालिटी एक्सेट्रा। और अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन से डोमेन्स में इसका एप्लीकेशन होता है? तो फॉर पर्सनल सिलेक्शन, अब गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं। आप लोगों ने अगर एफकैट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी एक पूरा राउंड होता है जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाता है, और उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ही फिर आगे के राउंड में जो भी अप्लाई किया है जिन लोगों ने भी, उनको आगे भेजा जाता है। तो पर्सनल सिलेक्शन में या प्लेसमेंट्स में, जॉब्स के लिए भी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, प्राइवेट इसमें भी, तो कई बार साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ की जाती है, टेस्ट यूज़ किए जाते हैं कि आप किस तरीके की पर्सनालिटी है, आपका कैसा इंटेलिजेंस लेवल है, आपका कैसा एप्टीट्यूड है, ये देखने के लिए कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं। और डायग्नोसिस में जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब भी अगर डायग्नोसिस करना है, ये सब भी अगर पता लगाना है कि किसको कौन सी तकलीफ़ है, तो इसके लिए भी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, ताकि वो पता लगा सके कि पेशेंट के साथ या किसी के भी साथ कौन से प्रॉब्लम्स है, कौन सी मेंटल डिसऑर्डर है या डिसेबिलिटी है, जिनको क्योर करना ज़रूरी है। तो अब जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं, तो टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जो ये क्वेश्चंस होते हैं इनको हम यहाँ पे आइटम्स कहेंगे। तो जो टेस्ट में क्वेश्चंस हैं उन्हें आइटम्स कहा जाता है साइकोलॉजी में। तो अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं हम, कि टेस्ट अगर बोलते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट, तो वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसमें हमें पता है कि बहुत सारे आइटम्स होने वाले, क्वेश्चंस होने वाले, और किसी में हमारे पास चॉइस होने वाली है कि इसमें से ही हमें कोई एक प्रोबेबल आंसर अपने लिए चूज़ करना है। और जब भी टेस्ट की फ्रेमिंग होती है, तो टेस्ट इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन का जो भी मतलब है वो सबके लिए सेम हो, या जो भी टेस्ट पूरी तरीके से बनी है वो सबके लिए क्लियर हो, वो कहीं पे भी वेग नहीं होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो जो भी पर्टिकुलर
कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड होने चाहिए, और कौन से पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हम टेस्ट बना रहे हैं वो सब भी पहले स्पेसिफाई किया जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम लिमिट, तो ये पहले ही स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट होना चाहिए या नहीं। कोई टेस्ट होते हैं जिसके लिए जैसे 40 मिनट्स दिया जाता है, उसी में आपको वो सॉल्व करके देना है। कई टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं और अपने आंसर्स को बाद में सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो होती है, टाइम लिमिट हो गया, एज ग्रुप हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, पहले से स्पेसिफाई की जानी चाहिए कि कौन सी साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है उसमें कैसा टाइम लिमिट है, ये कौन से एज ग्रुप के लिए है, ये क्या मेजर कर रही है। इस तरीके से सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अब दो बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो अब जब हम स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मतलब क्या होगा कि जो भी टेस्ट है उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, कितना टाइम देना है, कैसे उसके आंसर्स जो भी मिले हैं उनको स्कोर करना है, स्कोरिंग देके रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये सेम रहती है अगर, तो वो टेस्ट को हम स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ चॉइसेस है जिसमें से आंसर सेलेक्ट करने के लिए है, जैसे 1 2 3 4 अगर हमारे पास ऑप्शंस है, तो किसी ने भी अगर आंसर 1 को टिक किया है तो उसके लिए स्कोरिंग एक फिक्स्ड रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 के लिए अगर हमने 2 स्कोर दे दिया, 2 के लिए हमने 3 स्कोर दे दिया, 3 के लिए हमने 4 स्कोर दे दिया, 4 के लिए हमने 5 स्कोर दे दिया। तो इस तरीके से ये जो भी स्कोरिंग है ये हर एक बंदा जो भी एडमिनिस्टर कर रहा है, जो भी रिसर्चर एडमिनिस्टर कर रहा है, जिस पे भी कर रहा है, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। मतलब अगर किसी पर्सन ए को हमने फर्स्ट चॉइस चूज़ करने के लिए 2 मार्क्स दिए हैं, उसको स्कोर 2 दिया है, तो फिर बी पर्सन ने भी अगर 1 सेलेक्ट किया है तो उसको भी 2 ही स्कोर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब सेम होती है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर, स्कोरिंग, उसका रिजल्ट्स, उसका एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जब भी सेम होती है किसी टेस्ट के लिए तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। मतलब उसे एडमिनिस्टर कोई भी करे, कहीं पे भी करे, बट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो अगर सेम होता है तो वो टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहा जाता है। फिर दूसरा है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हमने एक बार पहले भी देखा था कि कोई भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव तब होती है जब कोई 2 या 2 से ज़्यादा रिसर्चर वो टेस्ट को सेम लोगों पे अगर कंडक्ट करे तो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो मोर और लेस सेम रहेंगे। जैसे हमने वो टेबल की बात की थी कि लेंथ ऑफ टेबल अगर मेजर करना है तो मेजरिंग टेप भी सेम है, तो जो अगर आप मेजर करते हैं या मैं मेजर करती हूँ तो जो भी हमारा रिजल्ट है, जो भी लेंथ है वो सेम आना चाहिए, मोर और लेस सेम आना चाहिए, तो उसे तब हम उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, कहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहा है, ये आंसर्स जो है, जो रिजल्ट्स है वो सबके लिए सेम तरीके का अगर मिले तो हम उसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे होते हैं, जो आइटम्स होते हैं उसका मीनिंग अलग अलग निकल के आ सकता है, तो इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्वेश्चंस भी इस तरीके के होने चाहिए, इस तरीके से फ्रेम किए होने चाहिए कि उसका जो भी मतलब है वो सबके लिए सेम निकल के आए। चाहे आप वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ रही हूँ, हम दोनों के लिए उसका जो मतलब है वो अगर सेम रहेगा, क्लियर वही रहेगा, तभी हम उसे उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट का कुछ एम्स होते हैं, मतलब वो एक स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ी इसेंशियल होती हैं।
और जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्ट किसी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि हमें अगर किसी भी एज ग्रुप पे कोई टेस्ट कंडक्ट करना है तो पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। जो भी हमारा ग्रुप है जिन पे हम टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उनको किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है। और ये सब चीज़ें भी पहले से डिसाइड होती है कि क्या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस है, जैसे हमें कहाँ पे जाके टेस्ट को एडमिनिस्टर करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके करना है या किसी क्लोज रूम में या लैब में बच्चों को बुलाना है या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को बुलाना है जहाँ पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पहले से डिसाइड होती है। टाइम लिमिट, जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम लिमिट है या नहीं है तो कितनी है, उस तरीके से डिसीजन पहले लिया जाता है। फिर मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मोड ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके से आता है कि हमें ये टेस्ट जो है ये ग्रुप में देनी है, एक साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को बिठा के एडमिनिस्टर करना है या सिंगल सिंगल जाके एक एक के पास कंडक्ट करना है, मतलब इंडिविजुअली देना है या ग्रुप में देना है, ये इसे हम मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये जो भी प्रोसीजर है, फिर स्कोरिंग का भी कि जो भी आंसर्स है उसमें कैसे स्कोरिंग करनी है, कैसे रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये पहले से डिसाइडेड होती है और ये सब प्रोसीजर में आ जाता है। तो ये चीज़ें स्पेसिफाइड होनी चाहिए किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में। और जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जो भी एक टेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करना या टेस्ट को बनाना बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ये ऐसे ही बहुत सिंपल नहीं होता कि कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए और फिर हमने उसे एडमिनिस्टर कर दिया, ये इस तरीके से नहीं होता। कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट जब बनती है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि वो आइटम्स वही मेजर कर रहे हैं जो टेस्ट को मेजर करना है चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई IQ टेस्ट है, इंटेलिजेंस मेजर करने का टेस्ट है, तो जो भी आइटम्स हमारे पास है वो सारे आइटम्स ऐसे होने चाहिए जो इंटेलिजेंस मेजर कर रहे हो, ना कि कोई और चीज़ मेजर कर रहे हो। तो इस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या सिस्टमैटिकली हर एक आइटम का उतना एनालिसिस किया जाता है कि वो टेस्ट के लिए वैलिड है, वो टेस्ट में रहना चाहिए, अदरवाइज़ उसे टेस्ट से निकाल दिया जाता है, मतलब वो आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है आइटम्स का, मतलब क्वेश्चंस का। और एक यहाँ पे टर्म है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स ऑफ द होल टेस्ट। तो ये जो रिलायबिलिटी होती है आइटम्स की या टेस्ट की, वैलिडिटी या नॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। पर अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखिए कि कभी भी कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्शन जब होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, तो हमें उसकी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हर एक क्वेश्चन का, आइटम का ध्यान रखना होता है, उसके रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स का ध्यान रखना होता है। ये सारे टर्म्स का मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी नेटमॉक से जुड़े रह सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।